एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट हम कर रहे थे कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। एक डेरिवेशन बोर्ड पे नोट किया हुआ है, आयलर इक्वेशंस ऑफ सर्वल अननोन फंक्शंस। जैसे पॉइसन इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाली इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने आयलर पॉइसन इक्वेशन की थी। इस प्रकार सोल्यूशन देखो, लेट y1x एंड y2x बी टू एडमिजल फंक्शन। एडमिजल फंक्शन क्या होते हैं? एडमिजल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? जिसका मैक्सिमा और मिनिमा हम निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल्स वैल्यूज होती हैं जिसकी, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू x1 से x2 f x y1x y2x y1 डैश x y2 डैश x dx। ये i जो है वो एक फंक्शन है, इसमें x y1 y2 y1 डैश y2 डैश ये सारे फंक्शंस हैं, और y1 y2 y1 डैश y2 डैश ये किसके फंक्शन है? ये x के फंक्शन है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर हमने लेना है y1 बार x इज इक्वल टू y1x प्लस एप्सिलॉन ईटा 1x। ये कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बराबर कब लिख सकते हैं? जब एप्सिलॉन ईटा n1x दो, कोई मैंने आपको बताया था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोई दो पाथ है, एक y1 है एक y1 बार है, ठीक है। y1 और y1 बार दो अलग अलग पाथ है, और एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो इसमें हमने एप्सिलॉन ईटा 1x वैल्यूज को पुट कर दी। और एप्सिलॉन क्या है? कोई छोटा सा आर्बिट्रेरी कोई एलिमेंट है जिसकी वैल्यू टेंड्स टू 0 के बराबर ले सकते हैं। इस तरीके से y2 हमारे पास बार x इज इक्वल टू y2x प्लस एप्सिलॉन ईटा 2x। इक्वेशन नंबर 2 ये क्या है? बी द नेबरिंग कर्व है, कोई भी आसपास वाले कर्व है, जैसे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ये एक कर्व है, और ये क्या है? कोई दूसरा कर्व है ना। y1x एंड y2x वेयर एप्सिलॉन इज नेग्लिजिबल स्मॉल क्वांटिटी बट इंडिपेंडेंट ऑफ x से इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। एंड नीटा 1x एंड नीटा 2x क्या है? फंक्शन है, किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। वेयर नीटा 1x1 इज इक्वल टू नीटा 1x2 नीटा 2x1 इज इक्वल टू नीटा 2x2 इज इक्वल टू 0। बार और एक जो फंक्शन है स्मॉल, मतलब बिना बार का, वो बराबर है एंडिंग पॉइंट्स के। एंडिंग पॉइंट तो इनका क्या है? सेम ही है ना, इन दोनों का एंडिंग पॉइंट तो क्या है? सेम ही है, ठीक है। फिर हमने डैश वाला कोऑर्डिनेट ले लिया, y1 डैश बार x इज इक्वल टू y1 डैश x प्लस एप्सिलॉन नीटा 1 डैश x। ये विदाउट डैश है, ये विद डैश है। y2 डैश बार x इज इक्वल टू y2 डैश x प्लस एप्सिलॉन नीटा 2 डैश x। इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास i कैसा था? विदाउट हमारे पास बार में था। ये i e लिया है एक x1 x2 f x, ये हमने क्या ले लिया? बार में ले लिया f x y1 डैश y2 डैश y1 डैश बार y2 डैश बार dx, ठीक है। फिर इसके बाद देखो विल बी आल्सो एक्सट्रीम। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेते हैं? उसका एक बार अवकलन करके उसको किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। एक्सटर्नल्स वैल्यू निकालनी है। एक्सटर्नल्स क्या होता है? उसका उच्चतम या निम्नतम मान। उसका उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए हम di अपॉन में de इज इक्वल निकालेंगे, और उसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो di de इज इक्वल टू d अपॉन में d x1 x2 f x कोमा y1 बार y2 बार y1 डैश बार y2 डैश बार dx। मैंने अभी कौन से कोऑर्डिनेट्स लिए हैं? मैंने ये वाले कोऑर्डिनेट लिए हैं, दोनों बराबर है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने, इसको किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। लेबनिज रूल से d अपॉन में de अंदर जाएगा तो डेल अपॉन में डेल ही बनेगा, ठीक है। एफ एक्स ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए। इक्वेशन नंबर 4। अब हमने डेल एफ अपॉन में डेल ई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ के अंदर कितने फंक्शन हैं? हमारे पास x y1 बार y2 बार y1 डैश बार y2 डैश बार। इसको तोड़ के लिख लिया, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स अपॉन में डेल एप्सिलॉन, ये सारे हमने तोड़ के लिख लिए। इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि हमने शुरू में पहले लिख रखा था कि स्मॉल क्वांटिटी बट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से इंडिपेंडेंट है, उसके लिए तो कांस्टेंट होगी, इसलिए कांस्टेंट का क्या होता है? अवकलन 0 होता है। डेल एफ अपॉन में डेल डी। अब आ जाती है बात डेल एफ अपॉन में डेल y1 बार, डेल y1 बार अपॉन में डेल एप्सिलॉन। ये रहा कोऑर्डिनेट y1 ऊपर, ये रहा। इसको करो किसके विद रिस्पेक्ट? इसका करना है एप्सिलॉन, तो ये तो क्या हो जाएगा? 0। इसका क्या हो जाएगा? नीटा 1 x,
0 प्लस नीटा 1 x। अब डेल एफ अपॉन में डेल y2 बार ऐसे कैसे, डेल y2 बार डेल एप्सिलॉन, ये रहा, इसका करो एप्सिलॉन के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 प्लस नीटा 2 x। ये ऐसे का ऐसे लिख दिया, डेल y1 बार डैश अपॉन में एप्सिलॉन, तो ये 0 हो जाएगा, नीटा 1 डैश x, नीटा 1 डैश x। फिर इसका करो y2 बार x का एप्सिलॉन के विद रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस नीटा 2 डैश x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद ये देखिए, हमने दो पाथ्स जो थे वो बराबर लिए थे, दोनों फंक्शंस क्या है, y1 बार x इज इक्वल टू y1x, y2 बार x इज इक्वल टू y2x। इसमें वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी, किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। ये देखो डेल एफ अपॉन में डेल, ये पूरा फंक्शन था, तो ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये देखो नीटा 1x डेल एफ अपॉन में डेल y1 बार प्लस नीटा 2x। अब y1 बार सारे हटा दिए हमने, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि बार जो है वो किसके बराबर है, विदाउट बार के। देखो मैंने किसी के नीचे बार नहीं लगाया, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये सारे हटा दिए मैंने। फिर इसके बाद देखो अलग अलग कर दिए, लिमिट अलग अलग कर दी, समाकलन का साइन सबका अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन मान के समाकलन करेंगे। ये दो टर्म्स तो ऐसे की ऐसे ही हैं, ये टर्म्स और ये टर्म, फर्स्ट और सेकंड मान के इसका करते हैं समाकलन। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का क्या करना होता है समाकलन, तो नीटा 1 डैश x का समाकलन करेंगे तो नीटा 1 x आएगा, लिमिट लगा दी। फिर फर्स्ट का क्या करना होता है हमें अवकलन, फिर दूसरे का करना होता है समाकलन, ये कर दिया, और पूरे का क्या करना होता है समाकलन। ठीक है, फिर प्लस करके इसको भी फर्स्ट माना, इसको भी सेकंड माना, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले का कर दिया समाकलन, नीटा 2 डैश का समाकलन क्या होगा, नीटा 2x माइनस x1 x2, फर्स्ट का कर दिया अवकलन, दूसरे का कर दिया समाकलन, फिर पूरे का कर दिया समाकलन, इज इक्वल टू 0। अब इधर देखना, ये टर्म फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऐसे की ऐसे आएगी, नीटा 1 x2 नीटा 1 x1 बराबर हैं, तो ये लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये रहा, फिर ये क्या हो जाएगा 0, ये रहा। ठीक है, चार टर्म्स बच गई मेरे पास। अब नीटा 1x और ये नीटा 1x, फर्स्ट और थर्ड में से नीटा 1x dx कॉमन निकालो, सेकंड और लास्ट वाली में से नीटा 2x कॉमन निकाल लो। नीटा 1x नीटा 2x 0 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक फंक्शन है, x के फंक्शन है, तो क्या होगा 0 के बराबर। तो डेल एफ अपॉन में डेल वाई आई माइनस टी अपॉन में डी एक्स डेल एफ डेल वाई आई डैश इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आयलर इक्वेशंस ऑफ सर्वल अननोन फंक्शन। ये कौन सी इक्वेशन है, आयलर इक्वेशंस ऑफ सर्वल अननोन फंक्शन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड पे नोट किया हुआ है आपके, फाइंड द एक्सटर्नल्स ऑफ 0 से पाई y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx। बाउंड्री कंडीशन से रखी है y0 इज इक्वल टू 0 और y पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास एक्सटर्नल्स निकालना है, यानी कि इसका उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और वो भी दे रखा है एफ एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है, एक्स का नहीं है, तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन। सेकंड फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन में एक्स नहीं था मेरे पास, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन हमने डेरिवेशन किया था, तो ये थी डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्स से इंडिपेंडेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हमारे पास ये मान आ गया। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स खत्म, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश इज इक्वल टू c1 कोई कांस्टेंट ले लिया, एफ की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, और डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश क्या आएगा 2y डैश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू c1। आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1, माइनस कॉमन ले लो, माइनस उधर चला जाएगा, इसको क्या कर दो c2 करने के बाद हमारे पास y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू c2 माइनस वाई स्क्वायर। y डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c2 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आएगा, dx इज इक्वल टू dy c2 माइनस वाई स्क्वायर।
इसका इंटीग्रेशन करो, dx का क्या होगा x प्लस c3, इसका क्या होगा साइन इनवर्स y अपॉन में रूट में c2, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा x माइनस एक्स अपॉन में ए, साइन इनवर्स x अपॉन में ए, x क्या है y, ये c2 है तो रूट में c2। बाउंड्री कंडीशन लगाओ, व्हेन y0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 और जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो फंक्शन का मान क्या आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 प्लस c3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 रूट में c2, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0 तो क्या होता है 0 होता है, c3 की वैल्यू 0 आ गई, y फिर इसके बाद y पाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह क्या रखेंगे पाई प्लस c3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 अपॉन में रूट में c2, c3 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई, c2 कांट फाइंड, C2 हम फाइंड ही नहीं कर सकते बाउंड्री कंडीशन से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्वेश्चन फंक्शंस में जो भी हमारे पास दिया होगा उसको देख के उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी आयलर इक्वेशन यूज करनी है हमें, ठीक है।